बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अरमिला हसन एंड आई एम इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, आपके नए दिन का आगाज हो चुका है या होने वाला है। दोनों सूरतों में हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। अल्लाह करे आज का दिन भी आपकी ज़िंदगी के अच्छे दिनों में शुमार हो, एक और अच्छे दिन का इजाफा हो और वो सब जो आपने सोचा है वो हो जाए। नई नई डेवलपमेंट्स अलग आपका कहना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक अखबार बन के हम आपके सामने आ जाते हैं और कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी जो कल रात गए की हों या फिर अलग सुबह की हों या फिर आज कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो सभी आपके लिए लेकर आते हैं। एंड टुडे वी हैव गॉट वंस अगेन लॉट्स ऑफ न्यूज़ एंड लॉट्स ऑफ सेगमेंट्स टू शेयर विद यू। सबसे पहले आज की बड़ी खबर, नाजरीन और हाजरीन, मुस्लिम लीग नून के जो फॉलोवर्स हैं उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है। कल नवाज शरीफ साहब की जो वतन वापसी की तारीख है वो कंफर्म हो गई है। 21 अक्टूबर को वो पाकिस्तान आएंगे और शहबाज शरीफ साहब ने इस हवाले से ऐलान किया। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू की, इसमें साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे। मुझे लगता है आपको यकीन नहीं आ रहा है। हाँ, इसलिए मैं थोड़ी डेट्स कंफ्यूज किए जा रही हैं। कर रही हूँ। नवाज शरीफ जी लंदन से लाहौर पहुंचेंगे, उनका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा और मुकदमात का सामना भी करेंगे। असल खबर है। हाँ, असल खबर ये है 4 साल उन्होंने किए। जी बिल्कुल, मुकदमात का सामना करेंगे। दिस इज द थिंग दैट वाज अंडर डिस्कशन कि क्या नवाज शरीफ साहब मुकदमात का सामना करेंगे या नहीं। फिल वक्त ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है और आपको ये बताना ज़रूरी है कि नवाज शरीफ अगर मुकदमात का सामना करेंगे तो वापस आके जेल जाएंगे। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक वो एक कैदी हैं और जो कि मेडिकल असिस्टेंस के लिए पाकिस्तान से बाहर तशरीफ़ ले गए थे। थोड़ा सा उन लोगों के लिए जिनको नहीं मालूम, नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स का प्रॉब्लम हुआ था, अचानक से गिरना शुरू हो गए थे जेल के अंदर, जिसके ऊपर अपोजिशन ने बहुत प्रोपेगेंडा भी किया कि मियाँ साहब एक बहाना बनाकर बाहर गए हैं। ये अपोजिशन, उस वक्त की अपोजिशन तहरीक इंसाफ का कहना था, अब भी वो अपोजिशन ही है वैसे, लेकिन उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ के ही दौर में ये हुआ और ये भी बातें सामने आई कि उस वक्त के वज़ीर आज़म की मंशा से ये मुमकिन हुआ। लेकिन अब नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से बहुत सारी बातें की जा रही थी। 2 शख्सियात थी अरमिला जिनकी वापसी के बारे में बड़ी खबरें भी थी, बड़ी उम्मीदें भी थी और बड़ी बात भी की गई। एक थी इसहाक डार साहब और दूसरे हैं नवाज शरीफ साहब। इसहाक डार साहब का आना कुछ नहीं कर सका, उल्टा मईशत को बहुत ज्यादा चैलेंजेस का शिकार होना पड़ गया डार साहब के आने के बाद। अब क्या नवाज शरीफ वो कर पाएंगे जिस मौजज़े का उनसे इंतजार है, जो क्रिस्मेटिक इंपैक्ट उनका एक्सपेक्ट करिए PMLN, क्या वो हो पाएगा? दैट इज अ क्वेश्चन। बिल्कुल, और शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जो तरक्की की राह में रुकावट रही है, जो तरक्की को पाकिस्तान से दूर किया गया था, वो जो तरक्की है वो पाकिस्तान वापस आ रही है नवाज शरीफ साहब की शक्ल में। अगले हफ्ते लंदन से पाकिस्तान आएंगे, जबकि शहबाज शरीफ साहब मरियम नवाज साहिबा, हमजा शहबाज के साथ मिलकर नवाज शरीफ का उन्होंने कहा जी कि हम इस्तकबाल करेंगे, बड़ा शानदार इस्तकबाल होगा उनके कारकुनों के साथ। अब कल मैं न्यूज़ में ही देख रही थी कि पहले वो जद्दा जाएंगे और वहाँ से फिर वो पाकिस्तान आएंगे। तो लेट्स होप जी कि जो 21 अक्टूबर का इन्होंने टाइम दिया है उस पर नवाज शरीफ साहब की वापसी और जिस तरक्की और खुशहाली की हम बात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं, नवाज शरीफ की आमद के साथ वो तरक्की और खुशहाली अक्टूबर वैसे खास कुछ PMLN के लिए अच्छा नहीं है, थिंकिंग अबाउट 1999, लेकिन अब 21 अक्टूबर, अब जो एक है ना वो इधर आ गया, 12 अक्टूबर नहीं है, 21 अक्टूबर है। सो पाकिस्तान की हिस्ट्री भी जब लिखी जाएगी तो क्या कमाल बातें लिखी जाएंगी ना कि एक महीना किसी साल का कितना मुश्किल था एक जमात के लिए, अंदर एक महीना कितना प्लेजेंट बन गया। सो दिस इज हाउ इट इज जी। लेकिन इस पर हम आपको आगाह करते रहेंगे। हम नवाज शरीफ साहब को गुड लक भी कहते हैं और अदर देन द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स या डिफरेंसेस जो भी जिस किस्म के होते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि उनका आना पाकिस्तानी सियासत के लिए अच्छा हो, पाकिस्तान में एक लेवल प्लेइंग फील्ड बने, सभी पॉलिटिशियंस के लिए इंतखाबात हों, एक अच्छी तगड़ी हुकूमत बने, वो फैसले करे और पाकिस्तान का मुल्क जो कि 24-25 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल है वो आगे बढ़े और दुनिया का एक बेहतरीन मुल्क बने। हमारी ये दुआ है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि उन्हें भी कोई गुड टू सी यू कहेगा कि नहीं, ये मैं देखना चाहती हूँ। गुड टू सी यू हम कह देते हैं उनको, जो उन्हें गुड टू सी यू कहेंगे ना वही असल कहें तो सही होता है। हाँ, उनके लिए बेहतर उनके लिए गुड टू सी यू इज वेरी मच रेडी। आगे बढ़ते हैं। मैं अरमिला हसन सुबह सुबह कैसी बातें करवाती हैं? मैंने गुड टू सी यू की बात की है, आप ऐसे ही कहां से कहां लेके। अच्छा, जिन्होंने कहा था वो गुड बाय खुद होने वाले हैं, ये चले आपको बता दें। खैर जी, क्रिकेट की बात कर लेते हैं। इससे पहले कि अरमिला ये चाहे कि हम कल ना आए, हम क्रिकेट की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका मैच, सेमीफाइनल पाकिस्तान और श्रीलंका का खेला जाएगा जी कल। आज रेस्ट या एशिया कप में ये सेमीफाइनल क्यों हुआ? ये सेमीफाइनल कल इंडिया की जबरदस्त जीत के साथ हुआ। ऐसा लगता है कि इंडिया को ना, इंडिया वो जो जीत वाला लहू है ना वो मुंह लग गया।
और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पहले पाकिस्तान को बहुत बड़े मार्जिन से हराया इंडिया की टीम ने, कल श्रीलंका को बहुत अच्छी फाइट करके हराया, हालांकि स्कोर बड़ा कम था, लेकिन विकेट की भरपूर मदद लेते हुए भरपूर तरीके से जो इंडियन बॉलर्स थे उन्होंने अपनी स्किल दिखाई और इस तरीके से इंडिया डायरेक्ट फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। इंडिया का जो आखिरी मैच है वो बांग्लादेश के साथ है और मैं कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करता था कि अब इन दोनों टीम्स का प्रॉब्लम ये है कि इंडिया को अब मजीद जीत से फर्क नहीं पड़ेगा और बांग्लादेश को हार से, क्योंकि वो पहले बाहर हो गए, तो वो मैच भी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग मैच कल है, इट्स पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, दैट्स गोइंग टू बी द सेमीफाइनल ऑफ यस, और उसके बाद फिर फैसला होगा कि कौन सी टीम इंडिया के साथ जो खेले फाइनल में जाएगी। लेट्स होप कि जी इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो लेकिन अच्छा हो, मतलब बारिश ना हो, हाँ बारिश ना हो, परफॉर्मेंस अच्छी हो, बॉलर्स चल जाए, बैटर्स अच्छा परफॉर्म कर ले, मिडिल ऑर्डर चल जाए, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो इस मैच पे हम इन डिटेल जाके बात करेंगे, लेकिन अब हम अपनी नेशनल स्पोर्ट की बात कर लेते हैं, हॉकी की, और जिससे हम बात करते हैं कि सियासत ने इस खेल को तबाही के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया तो ये गलत नहीं होगा। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने जी पाकिस्तान से ओलंपिक क्वालिफायर इवेंट की मेजबानी वापस ले ली है। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट न्यूज़। पाकिस्तान में पहले ही हॉकी जवाल का शिकार है, हॉकी के हवाले से कुछ होता नहीं है। अब जो FIH है उसने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को अपने फैसले से मुतला कर दिया है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने पाकिस्तान से जो ओलंपिक क्वालिफायर था इस इवेंट की मेज़बानी वापस लेने की वजूहात में एक तो हुकूमत पाकिस्तान और स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से जो अदम दिलचस्पी है या अदम ताबुन है ये बताया है, और हॉकी जो फेडरेशन के मामलात हैं इसमें मुदाखलत भी एक बुनियादी वजह है इसकी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने 1990 में आलमी कप और 1994 में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आलमी सतह पर ये पहला इवेंट था, उसके बाद शायद जो हमने होस्ट करना था 2024 में ओलंपिक क्वालिफायर, इसकी मेज़बानी करनी थी, जिसके लिए PHF की जानिब से भरपूर अंदाज में तैयारियां भी जारी थी। इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को ओलंपिक क्वालिफायर इवेंट की मेज़बानी मिलने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था। आई स्टिल बिलीव हमारी नाअहलियां या कोताहियां अपनी जगह, बट इंडिया माइट हैव प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन इट, लॉबिंग की, और ये हुआ होगा। खैर जी, ये क्वालिफाइंग राउंड अगले बरस खेला जाना है 21 जनवरी से, और लाहौर में खेला जाना था 13 से 21 तक, और अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा, तो दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मेरे ख्याल से हॉकी को लेकर हमारी जो नेग्लिजेंसी है या जो भी मामलात हैं जिस वजह से भी ये मेज़बानी को वापस लिया गया है, इस पे ज़रूर गौर करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का राइट है ऑब्वियसली इतने बड़े इवेंट्स को होस्ट करना, और अगर हमें ये मेज़बानी पहली बार मिली थी तो इस पे कॉपरेशन होनी चाहिए थे, चाहे वो फेडरेशन है या हुकूमत है, ताकि ये मेज़बानी वापस ना ली जाती। चलिए जनाब, एज यूजुअल हमारे पास आपको बताने के सुबह सुबह बहुत कुछ होता है, लेकिन इकॉनमी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिस पर हम ज़रूर कोशिश करते हैं कि रोज़ाना कुछ ना कुछ बात करें। आज की बड़ी खबर में वेलकम बैक। इकॉनमी पे बात कर लेते हैं। मुल्क की मईशत बहुत बीमार है, वेंटिलेटर पे है, अब तो वेंटिलेटर में भी ऑक्सीजन कम होने लगी है। कोशिशें, अब पता नहीं इसको रिपेयर करने की किस हद तक कारगर साबित होंगी या नहीं, लेकिन कोशिशें जारी हैं। अब कुछ हद तक पिछले कुछ दिनों में कुछ पॉजिटिव खबरें आई हैं, चाहे स्मगलिंग हो, बिजली चोरी हो, सट्टाबाजी हो, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो, इसके खिलाफ क्रैकडाउन हुआ तो है। इससे अब डॉलर के मुकाबले में जो रुपया है वो थोड़ा सा उसने आंखें खोली हैं, ऐसे उधर देख रहा है, हल्का हल्का उसको होश आ रहा है। गुज़िश्ता रोज़ जो इंटर बैंक है यहाँ पे जो डॉलर की कीमत है उसमें थोड़ी सी कमी वाक़ई हुई। मार्केट में तो डॉलर के ख़रीदार अब कहीं नज़र ही नहीं आ रहे। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि लोग डॉलर बेचने के लिए आवाज़ें लगा रहे हैं, लेकिन ख़रीदने वाला नहीं है। कुछ ऐसा भी हो रहा है। ये डॉलर की कदर 300 से नीचे को भी टच हुई। 24 अगस्त को डॉलर ने 300 का हिस्सा अबूर किया था, अगर आपको याद हो। और कहा जाए अगर कि ये जो इंतज़ामिया का इस वक्त एक्शन है ये कुछ हद तक कारगर हो रहा है और डंडा चले तो अच्छा होता है। हमारे लोग जो कि गैर कानूनी तौर पर मुख्तलिफ मामलात करते हैं, चाहे वो हुंडी हवाला का काम करते हैं या डॉलर्स की होल्डिंग करते हैं, उनके हवाले से तो कुछ हद तक रिजल्ट्स तो आए हैं, लेकिन अभी बड़ी पिक्चर आना बाकी है, जो कि आम आदमी की ज़िंदगी, जो कि आटे, घी, चीनी, दालों के आसपास घूमती है, उसमें कोई खास तब्दीली फिल वक्त नहीं आई और आती नज़र भी नहीं आई। और क्या निगरान हुकूमत महंगाई के सताए अवाम को कोई रिलीफ दे सकेगी, और ये जो इकदाम किए जा रहे हैं इसका कोई ना कोई इम्पैक्ट आएगा? इसी पे बात करते हैं। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खाकान फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। आई होप यू आर डूइंग वेल। ये जो भी हम ताज़ा तरीन दो के कुछ खास डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन जो अभी हम इन इकदामात के हवाले से बात कर रहे हैं जो हुकूमत ले रही है, चाहे वो एनर्जी के हवाले से हो या डॉलर को कंट्रोल करने के हवाले से हो, हाउ डू यू सी के जी ये इंतजामिया जो क्रैकडाउन कर रही है, इंतजामात कर रही है, कितने इम्पैक्टफुल हो सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए?
इसको मुझे एक और पर्सपेक्टिव में एक्सप्लेन करने दीजिए। जब जी, तक चीजें पाकिस्तान में प्रेसिपिटेट नहीं कर जाती या बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं आ जाती, हम एक्शन नहीं लेते। ये आई थिंक शो करता है कि हमारे रेगुलेटरी अदारे, हमारी लीडरशिप्स, हमारी स्टेट का अपैरेटस जो है वो बहुत जिसे कहेंगे रिएक्टिव हो गया है रादर देन बीइंग प्रोएक्टिव। अब देखेंगे उस अदारे को यानी कि एस्टैब्लिशमेंट को कदम उठाना पड़ा जो कि शायद रेगुलेटर नहीं है मॉनेटरी चीजों का, पर उसने जाकर कर्ब किया एक इलीगल ट्रेड, आप समझे इलिसिट ट्रेड ऑफ डॉलर्स हो रहा था जिसको हम ग्रे मार्केट कहते हैं, जिसमें ना सिर्फ स्टोर ऑफ वैल्यू बना हुआ था डॉलर लोकली, बल्कि इसके साथ साथ आपका एक हुंडी हवाला का कारोबार है और वो बहुत जिसे कह रहे हैं कि बढ़ गया था। इसकी आम मिसाल ये है कि पाकिस्तान की रेमिटेंसेस ओवर द लास्ट 12 to 14 months ईयर ऑन ईयर, जब मैं जुलाई अगस्त के फिगर्स देखता हूँ तो $1 बिलियन पर मंथ का फॉल जो है वो मुझे दिखाई देता है। मेरे लिए तो ये बहुत तशवीशनाक था। सो आई थिंक द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, द कंप्लायंस, द मॉनिटरिंग दैट हैज बीन डन इज वारंटेड to kill the grey market. तो अगर हम ग्रे मार्केट से इस चीज को निकालेंगे, और जैसे आपको पता है कि सब खवातीन और हजरात काम करने की बजाय, मतलब एक्सप्रेस चैनल खोलने की बजाय, मैन्युफैक्चरिंग करने की बजाय, एग्रीकल्चर करने की बजाय, छोटी सी दुकान खोलने की बजाय डॉलर खरीद के ये समझते हैं कि वो अमीर हो जाएंगे। सो इस कारोबार को इस तरह भी रोकना है, पर हमें इसको स्ट्रक्चरली भी अब सोचना है कि क्या ये चीज ठीक है। इसी तरह एक्सचेंज रेट कंपनीज पे कुछ काम हो रहा है, इसी का इम्पैक्ट टर्मिला अगर आप देखें ना तो ये आया कि जब गवर्नमेंट एक्शन में आती है तो मार्केट्स रिस्पॉन्ड करती हैं। ये बहुत जरूरी बात है समझने के लिए। गवर्नमेंट को सिग्नल करना है उसका इंटेंट। अगर गवर्नमेंट का इंटेंट ये है कि ठीक है जी स्मगलिंग हो रही है, हमने हम वी आर लुकिंग द अदर वे, तो फिर तो अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे भी मतलब प्रॉब्लम आएगी, ईरान से भी प्रॉब्लम आएगी, हमारे बॉर्डर्स को भी प्रॉब्लम आएगी, होर्डिंग भी होगी। बट अगर गवर्नमेंट इंटेंट दिखाती है तो फिर चीनी की कीमत भी ठीक होती है, फिर ओपन मार्केट भी डिसअपीयर करती है। पर इसको कंटिन्यू करना है और इसको हमें अगर स्ट्रेंथन करना है तो स्ट्रक्चरल एरियाज को ठीक करना है। मतलब खाली जो ओपन मार्केट का प्रेशर है उसको तोड़ने से बात नहीं बनेगी। हमेशा अपनी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस को फॉर्मलाइज करके उनको बढ़ाना है ताकि इंटर बैंक में इमरान जो हमारा डॉलर का फ्लो है वो बढ़े। अभी आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट सिचुएशन बिकॉज़ दैट इज ठीक है। एक तो हमें वजूहात समझ आती है, आपने 1 बिलियन का जिक्र किया, इट्स अ ह्यूज अमाउंट फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान जिसके लिए एक डॉलर की इंपॉर्टेंस पड़ी है। जो खबरें होती हैं डॉक्टर साहब वो भी बड़ा इम्पैक्ट करती हैं स्टॉक मार्केट को भी, डॉलर प्राइस को भी, ओवरऑल इकोनॉमी को भी, क्योंकि परसेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट किसी इकोनॉमी का कि वो पॉजिटिव बने। एक बड़ी खबर आई है दो कि उसका ताल्लुक सियासत से है और वो है नवाज शरीफ साहब की वापसी। इसको लोग रिलेट कर रहे हैं चूंकि नवाज शरीफ साहब इससे पहले वजीर आजम रहे हैं जी, तो लोगों को ये लगता है कि शायद जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो अब स्टेबिलिटी की जानिब जाए और उससे बेहतर इकोनॉमिक पॉलिसीज बने, उनकी इंप्लीमेंटेशन हो और शायद ये जो इकोनॉमी की शक्ल है ये बेहतर होना शुरू हो जाए। आप इस खबर का कितना इम्पैक्ट देखते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी पे फॉर नाउ एंड फॉर नियर फ्यूचर? देखिए इमरान, मेरा पर्सपेक्टिव इस पे हमेशा बड़ा क्लियर है कि एक कोई डेट होगी जिस पे इलेक्शन होगा। इलेक्शन में सारी जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो स्मॉलर रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको एक मौका मिले, वो एक इसको देखेंगे कि कैसे उनके वो वोटर्स के पास जाते हैं। मैंने तो इससे बढ़ के अगर ये ज्यादा इम्पैक्ट करना चाहते हैं, चाहे वो PMLN हो, PPP हो, ANP हो, PTI, जितनी पार्टीज हमारी हैं, MQM हो, सारी जो हमारी पार्टीज हैं, ये अपने प्लान सामने रखें। ये वक्त है कि इस वक्त काम करें ये सारी चीजें ठीक करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस एक हद तक हमें लेके जाएंगे। इन पॉलिटिकल पार्टीज का ये विजन कि हमने प्राइवेटाइज करना है, हमने सब्सिडी ठीक करनी है, हमने गवर्नमेंट को ठीक करना है, ये सब जो है वो आगे लेके चलेगा। इसके साथ साथ एक इन्वेस्टमेंट का विजन बनाने की एस्टैब्लिशमेंट कोशिश कर रही है। ये तो एक फैक्ट है ना। ये तो आपके लास्ट प्राइम मिनिस्टर ने भी बताया कि SIFC का एक इनिशिएटिव है, उन्होंने सपोर्ट किया, केयर टेकर सपोर्ट कर रहे हैं और एस्टैब्लिशमेंट उसको एंकर कर रही है एक तरह से, उसको आगे लेके बढ़े। ये है पाकिस्तान का विजन। अब ये जो भी इसको अमली जामा पहनाएगा, अगर नहीं पहनाएंगे तो मैं आपको 1-1.5 साल से हमेशा लोगों को कहता हूँ यार मैनेज योर लाइफ इन अ वे कि आप रिसोर्स मैनेजमेंट करें। बिल्कुल। अच्छा, एक बड़ा अहम नुकता है ये जो हम क्रैकडाउन की FIA ने मुख्तलिफ एक्शंस लिए हैं जिसमें स्मगलिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मुझे एक बात जो बड़ी अच्छी लगी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जांची गए तो उन्होंने जितने नुकात बताए ना डॉक्टर साहब, वो उस पर अमल कितना होता है, किस हद तक चीफ साहब कामयाब होते हैं या नहीं होते, वो तो बात की बात है, लेकिन
अच्छी बात ये थी कि एटलीस्ट उन्होंने बिल्कुल सही नुकात की जानिब इशारा किया कि मसला यहाँ पे है। तो अब तक ये जो एक्शंस इसके ऊपर लिए गए हैं, आप क्या समझते हैं कि काफ़ी हैं, नंबर वन? और दूसरा ये कि इसका क्या इम्पैक्ट हमारी इकॉनमी के ऊपर अगर आएगा तो क्या वो शॉर्टर टर्म के अंदर आ पाएगा या फिर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा? ये कैसा है, ये कैसी पॉलिसी है? तो देखिए, एक तो ओवरऑल हमें ये तनाजुर देखना है कि स्टेट ने रिएक्ट किया, क्या उससे फॉर द टाइम बीइंग एक फैक्टर ऑफ कॉन्फिडेंस क्रिएट हुआ? आई थिंक फॉर वी कैन कंफर्टेबली से कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे तो इन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है। पीपल हैव हैड अ लिटिल फेथ, बिजनेसमैन हैव हैड अ लिटिल फेथ, देयर हैज बीन अ चेंज ऑफ हार्ट। रुपए में आप अगर सिर्फ रुपए की कदर या शुगर, इन दो चीजों को ही देख लें जो कि बहुत डिस्टर्ब हो रही थी, इन दोनों में अगर आप रुपए की कदर में देखें तो एक तकवीयत भी है और एक ये भी है कि यस वी कैन होल्ड रूपी एज अ वैल्यू एज वेल। सोने की कीमत देखिए, मेरा ख्याल है 2,15,000 पे आ गई है, कहीं 2,45 पे ट्रेड कर रहा था। So people have left them. So in the short run confidence building हुई है, इसको इस तनाजुर से देखिए। पर मुझे एक चीज की खुशी हुई है और वो ये है कि हम हमेशा कहते हैं कि स्टेट की जो रेट है वो एक्सर्ट होनी चाहिए। स्टेट ने अपनी रेट को एक्सर्ट किया है तो लोगों का जो फियर फैक्टर कह लें या कंप्लायंस, मैं उसको समझता हूँ जो है वो ठीक हुई है। ऐसा नहीं हुआ कि पीपल हैव नॉट रिएक्टेड, और स्टेट ने केयरफुली किया। अगर आप ये देखिए कि चोरी पे क्रैकडाउन हो, क्योंकि 2-3 चीजों पे इकट्ठा कंप्लायंस मांगी गई है, मैं इसके वर्ड को कंप्लायंस में लूंगा। ये जो क्रैकडाउन का लफ्ज है ये मतलब ये जनरल पब्लिक तो यूज कर सकती है। आई थिंक कंप्लायंस ये है कि अगर आपने कुंडा लगाया हुआ है तो मेरा काम है एज अ स्टेट मैं उसको उतारूं। अगर आपने रुपी की ग्रे मार्केट बनाई हुई है जो कि हम इजाजत नहीं देते अंडर आवर रूल्स, तो मेरा काम है कि मैं आके उस पर क्रैकडाउन करूं। सो कंप्लायंस इंश्योर की जा रही है विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंट्री। स्टेट की रेट एक्सर्ट हुई है, स्टेट की रेट इतनी होनी चाहिए कि एक फेयर फैक्टर हो, चाहे वो एल कपून में भी फेयर फैक्टर था कि IRS ने आके उसको पकड़ लिया वहां पे, वो जो उनकी टैक्स की थी, उसी तरह पाकिस्तान में ये चीज अपनी जगह होनी चाहिए। स्टेट इज द अल्टीमेट अथॉरिटी टू एक्सर्ट दैट। ओके, अच्छा डॉक्टर खाकान, आपने ये जो अभी बात की, ऑब्वियसली स्टेट को रेगुलेट करना, लेकिन दूसरी जानिब ये जो आम पब्लिक इंटरेस्ट की चीजें हैं जिसमें हम रोजमर्रा अशिया की बात करते हैं, चाहे वो चीनी की जखीरा अंदोजी हो या दीगर मामलात हों, अभी हम आए रोज कुछ ना कुछ ऐसी, ये भी तो गवर्नेंस के मसाइल हैं। इसमें दो के इन्फ्लेशन भी है, बट स्टिल इसमें आप भी स्टेट रिस्पॉन्सिबल है कहीं ना कहीं कि इनको भी रेगुलेट करना है जो आवाम को मसाइल होते हैं। व्हाट डू यू थिंक कि इस जो सिनेरियो है या इस डोमेन के अंदर भी कितना फोकस करने की जरूरत है गवर्नमेंट को कि इन चीजों को भी रेगुलेट करना है, चाहे एनर्जी के साथ साथ या हम डॉलर की बात करें, स्मगलिंग की बात करें, तो इस जखीरा अंदोजी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डायरेक्टली पब्लिक के ऊपर इसका इम्पैक्ट आता है। तो चीनी में क्या हुआ है, सो दैट लोग क्लियर हो जाएं कि पाकिस्तान कैसे वर्क कर रहा है और फिर एक माइंड बनाएंगे इसको ठीक करें। देखिए, चीनी उन्होंने कहा कि 2.5 लाख टन हमें आज से चंद माह पहले एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी जाए। कुछ फिगर्स दिखाए गए जिसमें कहा गया कि चीनी अवेलेबल है इतनी कि अगर हम 2.5 लाख टन एक्सपोर्ट कर देते हैं और उससे कुछ ज़र मुबादला कमा लेते हैं तो तब भी चीनी अवेलेबल रहेगी। इस हकीकत में इतना तो सच था कि वो जो फिगर्स दिखा रहे थे आप, वो ठीक थे, बट ये उसमें आपने शामिल नहीं किया कि 6 लाख टन ये एक फिगर अब मुझे सुनने में मिल रहा है, क्योंकि इसका तो कोई फैक्ट नहीं है। और मिला जैसे कह रही तो स्मगल भी हो जानी है, जो कि मैंने नहीं काउंट किया जब ये मैं फिगर देख रहा था। वो जो स्टेट है उसको वो फिगर्स देखते हुए इतना आई थिंक नो हाउ ऑफ थिंग्स में होना चाहिए कि वो कह सके कि नहीं इसमें वो भी आपके लिए। और जाते जाते डॉक्टर साहब आप ये भी हमें बता दें, आपके जो दोस्त हैं, आई जस्ट गॉट वन लास्ट मिनट, IMF की मैं बात करूँ, IMF वाले जो आपके दोस्त हैं वो भी क्लोज कॉन्टेक्ट विद यू इन अ क्लोज वर्किंग रिलेशन, क्या सोच रहे हैं जी हमारे इस वक्त की ये जो शक्ल है इकोनॉमी की, हमने थोड़ा बहुत अपने आप को टाइटन किया है, कुछ पॉजिटिव खबरें हैं या नहीं, अभी तो बहुत देर लगेगी? I think on the electricity they would be happy to note कि आपने जो 589 बिलियन का इस साल का लॉस TND और दूसरे लॉसेस में आपने लिख के दिया है, आप उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं।
सो इट्स अ गुड ओमन। आपकी टैक्स कलेक्शन भी डिसेंट है, सो दैट्स अ गुड ओमन टू। सो अभी तो दैट्स हाउ वी आर वर्किंग। लेट्स सी कि 30 सितंबर को हम जब क्लोज करते हैं तो क्या टारगेट्स होते हैं। अब 30 सितंबर के टारगेट्स पे पहला रिव्यू बेस्ड होगा, सो समटाइम इन अक्टूबर वी कैन गो इन डिटेल। आखिरी बात, इमरान, आई एम श्योर कि जो अर्मिला के जो बहुत से डॉलर हम हमेशा बात करते हैं जो होल्ड किया हुआ है, तो यू हैव टू बी केयरफुल बिकॉज उसमें थोड़ा सा नुकसान हो रहा है इस वक्त रुपए की कदर को। वाचिंग डॉक्टर साहब नहीं पहले बड़े मुश्किल हालात है, आप लोग मुझे ऑन एयर बैठ के डॉलर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खाकान, बहुत शुक्रिया आपने अर्ली इन द मॉर्निंग में ज्वाइन किया। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक पर जाने से पहले मेरे पास डॉलर नहीं है, मेरे पास पाकिस्तानी रुपए हैं, वो भी उसकी कदर कम हो रही है। साहब के हवाले से हमने बात करनी है। आज उनके मद्दाह उनकी 11वीं बरसी मना रहे हैं और खासतौर पे वो यंग जनरेशन जिनको लहरी साहब के बारे में मालूम नहीं है, उनको बताएं कि बहुत ही कमाल कॉमेडियन थे। 2 जनवरी 1929 को पैदा हुए। इतने बड़े अदाकार का जो असल नाम था वो सफ़ीरुल्लाह था। लहरी उनका फिल्मी नाम था। उनके मुनफरिद जज्बात की वजह से उन्हें बहुत पसंद किया जाता था। अपने करियर का आगाज़ उन्होंने 50 की दिहाई में किया और 30 साल तक कामयाबी से मुख्तलिफ फिल्मों में काम करते रहे। लच्छो सेठ शेख लतीफ़ की फिल्म अनोखी आपकी पहली फिल्म थी जो कि कामयाब ठहरी। इसी नोट पे जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका मैच का जिक्र बहुत करना इंपॉर्टेंट हो गया इस वक्त, जो कि बहुत सारे लोगों की जो उम्मीदें हैं वो जुड़ गई हैं। इस मैच से भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए वो फाइनल है जो कि हमने इंडिया के साथ खेलना है इन केस वी विन। यस, एशिया कप 2023 के मुकाबले श्रीलंका में जारी हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका का कल मैच है और ये मैच बन गया अब सेमीफाइनल। इससे पहले कि हम इस पे तबसरे की जानिब बढ़ें, आपको कल के मैच का भी थोड़ा सा अहवाल बता देते हैं। 213 रन बनाए थे इंडिया की टीम ने कल श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए, जिसके जवाब में श्रीलंका की टीम वो टाइटल जो टोटल था वो चेज नहीं कर पाई और 172 रन पर आउट हो गई थी। इस तरीके से कल श्रीलंका ये मैच हार गया और जो जितनी चहमगोइयां हो रही थी कि शायद इंडिया जानबूझ के ये मैच हार जाए और पाकिस्तान को बाहर कर दे, तो ऐसा नहीं हुआ। जबरदस्त मुकाबले के बाद भारत इज द फाइनल और कल पता लगेगा कि अगला फाइनलिस्ट कौन होगा। इसी पे हमने बात करनी है। बिल्कुल, अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है, उनको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच भट्टी साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। कल का मैच पहले आगाज उससे कर लेते हैं, फिर फाइनल की तरफ आते हैं। कल के मैच में इंडिया ने डेफिनेटली बहुत अच्छा खेला और उससे पहले भी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में भी हमने देखा कि उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही और बड़ा टफ टाइम दिया, चाहे वो श्रीलंकन टीम हो या पाकिस्तानी टीम हो। अब आगे के मैच हमारे लिए जो अगला मैच है वो बड़ा क्रूशियल होने वाला है। सो हाउ डू यू सी कल के मैच पे अपना तज्जिया दीजिएगा। जी, सबसे पहले तो इमरान और उर्मिला, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने सुबह सवेरे टाइम दी, हमें मौका दिया अपने ख्यालात पे बात करने का। तो देखें, पाकिस्तान जिस तरह 228 रन से हारा इंडिया के खिलाफ, तो अब तो पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही चांस है, या तो वो मैच जीते। अगर खुदा न खास्ता बारिश हो जाती है और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिलता है तो फिर नेट रन रेट तो श्रीलंका का बेहतर है, श्रीलंका फिर फाइनल में थ्रू कर जाएगा। तो पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के पास अब मैच जीतने के अलावा कोई चारा नहीं है, मस्ट विन मैच है। लेकिन 2-3 बातें कल के मैच के हवाले से कि कल के मैच में 213 रन तो इंडिया ने बनाए, लेकिन पिच की जो सूरत हाल थी, जितना गेंद ब्रेक हो रहा था और रिसेंट पास्ट में जो हमने देखा है कि हमारे बैटर्स का स्पिन बॉलिंग के खिलाफ खराब ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो मेरा ख्याल में हमारे लिए खतरे की तो घंटी है। बल्कि मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि परसों जब पाकिस्तान हारा भारत के खिलाफ, तो पाकिस्तान के जो हेड कोच हैं ग्रांट ब्रैडबर्न, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी 3 महीने से पाकिस्तान की टीम कोई मैच नहीं आ रही थी, तो ये एक लिहाज से हमें तोहफा दिया इंडिया ने। तो उनको ये पता नहीं है कि इंडिया का इस किस्म का अगर तोहफा पाकिस्तान को मिल जाए तो हमारे जो इंडिया के साथ जज्बाती ताल्लुकात हैं, पाकिस्तानी कौम इस किस्म के तोहफे कबूल करती नहीं है। और वो तोहफा जो है ना, उन्होंने असल में ज्यादा दे दिया, थोड़ा कम देते हैं, डोज ज्यादा हो गई उस तोहफे की। अच्छा, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इज बीन अ वीकर साइड जो स्पिन बॉलिंग है उसके सामने, और दूसरी जाने बड़े अच्छे स्पिनर सामने आए हैं कल। जिस तरीके से एक फाइफर देखा, 4 विकेटें लसानका आई बिलीव इनका नाम है, उन्होंने ले ली। तो लगता है ऐसे, यानी कि आउट ऑफ 10 आई बिलीव सारी विकेटें स्पिनर्स ने ही कर ली। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान पहला मैच जो हारा है इससे पहले इंडिया के खिलाफ, आपको लगता है कि पाकिस्तान ने कुछ होमवर्क किया होगा, कुछ सूरत हाल बदली होगी और बेहतर खेल देख पाएंगे हम श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान की जानिब से?
देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में पिछले 2-3 साल में जितनी परफॉर्मेंसेस दी हैं, ये वर्स्ट परफॉर्मेंस थी जो हमने इंडिया के खिलाफ मैच में देखी कि 356 रन हमारे बॉलरों ने बना दिए। हमारे बॉलर वो हैं जिनको कहते हैं कि दुनिया का बेस्ट बॉलिंग अटैक है। फिर जब हम चेस करने गए, ठीक है, खेल में होता है, किसी दिन आप पे बुरा वक्त आ जाता है, हमारे बॉलरों को मार पड़ गई, लेकिन हमारी बैटिंग भी फ्लॉप गई। हम 128 रन पर आउट हो गए और 228 रन से इंडिया के खिलाफ इस टीम का हारना, जो इस वक्त 4 दिन पहले तो वर्ल्ड नंबर 1 थी, फिर अब ऑस्ट्रेलिया की टीम बन गई, तो मेरे ख्याल में खतरे की घंटी तो हमारे लिए है। लेकिन इमरान, मैं एक बड़ा सेंसिटिव पॉइंट बताऊं कि अब जो हमारे लिए जो मुश्किल है, ठीक है, टूर्नामेंट में हम कमबैक कर सकते हैं, माजी में कई ऐसे मौके आए, हमारी इस टीम को जब बिल्कुल गिर गई थी, लड़कों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, टीम खड़ी हो गई। लेकिन जिस तरह हमने पिछले 6 महीने में लड़कों को फॉरेन लीग्स के लिए एनओसीज जारी किए हैं, देखिए ना, इंसान है ना, इंसान की बॉडी है, आप हर प्लेयर को हर लीग की एनओसी जारी कर रहे हैं। फिर पसे पर्दा एक और कहानी चल रही है जिसका हमारे मीडिया के दोस्त, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, उसका कम तज़किरा करते हैं कि 2.5 महीने से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जो इशू है, उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान के प्लेयर्स के दरमियान डेडलॉक है। और अभी तक मेरी इत्तलात है कि आज इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं, वो डेडलॉक खत्म नहीं हो सका। तो प्लेयर्स की जो डिमांड्स हैं वो क्रिकेट बोर्ड मानने के लिए तैयार नहीं है। क्रिकेट बोर्ड की जो शराइत है उस पर प्लेयर्स जो है वो हामी नहीं भर रहे हैं। देखिए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट समझ ले 1 महीने की तनख्वाह है जो प्लेयर्स को तो क्या भट्टी साहब बहुत भारी डिमांड्स हैं प्लेयर्स की? क्या डिमांड करें जो बोर्ड मान नहीं पा रहा? वैसे तो बोर्ड बड़े खर्चे करता है, हमें पता है, बोर्ड के सारे करते धरते इस वक्त श्रीलंका के अंदर मौजूद हैं। कुछ लोगों की तो मुख्तलिफ कैसीनो से वीडियोस भी आई हैं, जो मीडिया हेड्स हैं क्रिकेट बोर्ड के, और फिर उनको जस्टिफाई करना पड़ रहा है कि नहीं, हम तो हलाल खाना ढूंढने गए थे वहाँ पे। तो ये इस हवाले से भी हमें थोड़ा सा बताइए, क्रिकेट बोर्ड किन खतूत पे सोच रहा है और प्लेयर्स किन खतूत पे सोच रहे हैं? इमरान साहब, कसिनो जाएं और फिर हलाल खाना, तो ये कुछ समझ नहीं आया। लेकिन देखें, जो प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स की शराइत अपनी जगह, लेकिन क्रिकेट बोर्ड जहां प्लेयर्स को रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहा है, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया, वो ये फॉरेन लीग्स का इशू है। क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि इनको महदूद कर दें कि पीएसएल के अलावा ये एक फॉरेन लीग खेल सके। फिर जो इनके कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें पीसीबी चाहता है कि 3 साल के लिए कोई ऐसा प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दें, मिसाल के तौर पर अगर कोई चिप्स का इश्तहार है या किसी मोबाइल कंपनी का कमर्शियल है, वो भी अगर प्लेयर साइन करेंगे तो वो क्रिकेट बोर्ड के थ्रू उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने जाएंगे। हो सकता है कि उसमें क्रिकेट बोर्ड की भी कुछ कमीशन हो। तो बहरहाल अभी तक 1.5 महीने से डेडलॉक है, प्लेयर्स को पैसे नहीं मिल रहे। अच्छा, प्लेयर्स अमीर लोग होते हैं, उनको पैसों की इतनी परवाह नहीं होती, 3 महीने बाद 4 महीने बाद तनख्वाह मिल जाएगी। तो हमारे वाला हाल नहीं है कि मीडिया के लोगों को तनख्वाह लेट हो जाती है तो हम लोग ज्यादा शोर करते हैं, लेकिन प्लेयर्स तो माशाल्लाह उनके खजाने भरे हुए हैं। लेकिन बहरहाल एक ये इशू है जो साइड पर चल रहा है, डेफिनेटली। हाँ, अच्छा भट्टी साहब, सॉरी हमारे पास टाइम कम है। आपने जो फिटनेस वाली बात की, मैं जरूर चाहूंगी इस पे आप मजीद इलेबोरेट करें। ऑब्वियसली अभी हमने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बाद देखा है कि हारिस रऊफ और नसीम शाह, इनको फिटनेस के मसाइल हुए हैं, और जिस तरह से आप लीग्स का भी जिक्र कर रहे थे कि बहुत ज्यादा लीग्स खेल रहे हैं और फिटनेस के इश्यूज, ऑब्वियसली ह्यूमन बॉडी है, उसको रेस्ट चाहिए होता है, रिक्वायर्ड होता है। तो अभी जो फिटनेस को लेकर हमारे कितने सीरियस कंसर्न है, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप भी है, बड़े टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, और अभी से अगर फिटनेस के मिसाइल शुरू होंगे तो फिर आगे जाके तो बड़ी मुश्किल होगी। देखिए, नसीम शाह और हारिस रऊफ की फिटनेस तो आपको पता है कि परसों इंडिया के खिलाफ मैच में दोनों बैटिंग के लिए नहीं आए, और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच के फौरन बाद शाहनवाज धानी और जमान खान को श्रीलंका बुलाने का ऐलान किया। जमान खान तो शायद 2-3 घंटे बाद कोलंबो लैंड कर जाएंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह कि शाहनवाज धानी का वीजा नहीं मिल सका अभी उनको, पता नहीं वो अब कल मैच की सूरत-ए-हाल जो है, पता नहीं वो पहुंच भी पाएंगे या नहीं पाएंगे। फिर सलमान अली आगा एक और प्लेयर थे जिनके मुंह पर गेंद लगी थी, कल वो भी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल गए थे, तो उनकी भी शिरकत मशकूक है। इसके अलावा देखें, बज़ाहिर जो हमने जितनी बाहर बैठकर
3 दहाइयों से क्रिकेट कवर की है, मुझे तो शाहीन शाह अफरीदी भी कुछ थके हुए नजर आ रहे हैं। ये भी नहीं कह रहा कि अनफिट है। फिर थोड़ा सा मुझे मोहम्मद रिजवान पे भी कंसर्न है कि मोहम्मद रिजवान भी कुछ फुली फिट नजर नहीं आ रहे। ये नहीं कि वो रन नहीं कर रहे। फिर बाबर आजम आप देखें, जब प्रेशर पड़ता है, कल अगर इमरान आपने और उर्मिला आपने ये मैच देखा हो श्रीलंका और इंडिया वाला, जब इंडिया की टीम प्रेशर में आई, वो पार्टनरशिप लगी 7वीं विकेट की, तो एकदम आप देखें कि विराट कोहली जो फॉर्मर कैप्टन थे वो रोहित शर्मा के पास आए और रोहित शर्मा को उन्होंने मशवरे देना शुरू किए। और आप परसों पाकिस्तान इंडिया मैच का अगर आपको फुटेज मिल जाए तो बाबर आजम जिस वक्त पाकिस्तान के बॉलरों को मार पड़ रही थी और टेलीविजन का कैमरा बाबर आजम को दिखा रहा था, तो बाबर आजम के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। हमें तो कोई उनके नजदीक सीनियर प्लेयर नजर नहीं आया। तो मेरे ख्याल में थोड़ा बाबर आजम प्रेशर में आके ना घबराहट का शिकार हो जाते हैं। अगर आपको याद हो, कुछ अरसे पहले जब एक रिव्यू मोहम्मद रिजवान ने किसी मैच में लिया था, तो बाबर आजम ने इशारा करके कहा था कि ये मेरा काम है। तो इसका मतलब है कि कप्तान ने जब एक बार सीनियर प्लेयर को शटअप कॉल दे दी, तो फिर ये होता है ना कि वो भी जरा पीछे रहते हैं कि भाई जिसको फैसला करना है उसी को करने दें। बिल्कुल ठीक है। और फिर उस मशवरे के बाद हमने देखा कि जो डिसिल्वा थे वो आउट भी हुए, वो पार्टनरशिप भी टूटी और वो मैच भी वापस आया कल का, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। एब्सोल्युटली राइट। थैंक यू वेरी मच अब्दुल माजिद भट्टी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने साम मौजू पे हमसे बात की। पाकिस्तान टीम के हालात मैच के बाद थोड़े खतरनाक हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि कल कम बैक करेगी टीम, हमारी उम्मीदों पे पूरा उतरेगी। इससे पहले कि ब्रेक लें, हम बाबर आजम को मुबारकबाद देना चाहते हैं। इज बीन डिक्लेयर्ड एज द प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी के। उनका मुकाबला शादाब खान और निकोलस पूरन से था, जो कि वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, और उनमें से बाबर आजम साहब ने टॉप किया। इज बीन डिक्लेयर्ड एज द प्लेयर ऑफ द मंथ 2023 अगस्त। सो बहुत मुबारक कैप्टन। अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक एक्सप्रेसो हीरो से। लातादाद मेडल्स अपने नाम करने वाले अब्दुर्रहमान कायम खानी से। उन्होंने तीसरी एशिया कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। ईरान में होने वाली इस चैंपियनशिप में अब्दुर्रहमान ने न सिर्फ मुल्क का नाम रोशन किया, बल्कि बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए ओबियसली अपनी प्रोफाइल को भी दुनिया के सामने मुतारिफ कराया। इससे कबल तेहरान में इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। सिंध का ताल्लुक है और क्या जबरदस्त खेलते हैं, इन्हीं से बात करते हैं हम। बिल्कुल, अब्दुर्रहमान कायम खानी हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच और मुबारकबाद अब्दुर्रहमान, बहुत बहुत कि आपको ये मेडल मिला। कैसा लग रहा है इस चैंपियनशिप? मेडल्स मिले इनफैक्ट। तो इन मेडल्स को जीतने में आप कितने खुश हैं और कितनी एक्साइटमेंट है, और जरा अपने इस जर्नी के हवाले से, सफर के हवाले से बताएं। खैर मुबारक। सबसे पहले तो आप लोग का थैंक्स, आप लोग ने कवरेज दिया और बहुत एक्साइटमेंट है और बहुत प्राउडफुल मोमेंट है क्योंकि मेरे लिए, क्योंकि लास्ट टाइम में 2019 में मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल लिया था। उसके बाद मुझे अब मौका मिला, तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट नेविट कप में ब्रॉन्ज मेडल लिया और थर्ड आईकेडी कराटे एशियन कराटे चैम्पियनशिप में मैंने एक गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल अपने नाम किया और पाकिस्तान। ठीक है। अच्छा अब्दुर्रहमान, अब ये भी बताइए कि ये जो स्पेसिफिक टूर्नामेंट था जिसकी बारे में हम बात कर रहे हैं, 55 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर ब्रॉन्ज आपने विन किया, इसके बारे में भी हमें बताइए, इस तफसील के बारे में। जी, 55 केजी में मैं कैटेगरी में खेलता हूँ, उसमें मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया वहाँ पर और बहुत से मुख्तलिफ ममालिक से मेरे मुकाबले हुए जिनको शिकस्त देकर मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। ठीक है, तो जैसा कि आपने शुरू में भी हमें बताया, ये क्या बचपन से स्टार्ट से ही आपको शौक था कि आपने स्पोर्ट के अंदर आना है, हादसाती तौर पे आ गए? हादसाती तौर पर आ गया क्योंकि हमारे यहाँ कराटे थे नहीं, फिर एक नई चीज़ आई थी हमारे सिटी में, फिर मैंने ज्वाइन किया और मेरे को 8 ईयर्स हो गए कराटे खेलते हुए, जिसमें मैं 5 बार नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुका हूँ। जबरदस्त। तो ये बताएं अब्दुर्रहमान, अब आप जब कराटे, आपने जैसे कहा कि हादसाती तौर पे आए, लेकिन अब आप इसकी ज़ाहिर ट्रेनिंग भी करते होंगे, फैसिलिटीज़ कैसी हैं जहाँ पे आप ट्रेन करते हैं, और जब आप इंटरनेशनल मुकाबलों में जाते हैं या गए भी हैं तो क्या डिफरेंस लगा है आपको अपनी ट्रेनिंग में और उन प्लेयर्स की ट्रेनिंग में? ये फैसिलिटीज़ तो हमारे पास बहुत कम है, लेकिन जितनी फैसिलिटीज़ हैं हम अपने आप पर उतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि हम अपना नाम रोशन करें और अपने सिटी का और अपने खास तौर पर पाकिस्तान का नाम रोशन करें।
और अगर हमारे पास फैसिलिटीज होती तो हम और कुछ भी कर सकते हैं। पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं और कुछ भी कर सकते हैं। मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ देखा तो उनके पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज है, हमारे पास बहुत कम है। बस जितनी हमारे पास फैसिलिटीज है हम अपने आप से उतनी मेहनत कर रहे हैं। तो हम आम लोग तो अब्दुर्रहमान कायम खानी ये सोचते हैं इसको कराटे आते हैं, वो तो 4-5 लोग गिरा लेता होगा और ऐसे हीरो टाइप चल रहा होता है, मोहल्ले में सब डरते होंगे। ऐसे ही है अभी ये मामला है या नहीं? ऐसा नहीं है? ऐसे ही बिल्कुल। अच्छा, आप मोहल्ले वालों को डरा के रखा है? जब आपके मोहल्ले में मैं रहता हूँ तो मैं आपसे दोस्ती करता कि मेरे दोस्त को कराटे आते हैं। नहीं रहता हो, उसको खुद डरते हैं। अच्छा, चले आप क्योंकि हमारे साथ हैं और हमें मालूम है कि आप इस वक्त वो मेडल्स भी साथ रखे हुए हैं, आप हमारा फखर है। अब्दुर्रहमान बहुत यंग है माशाल्लाह, इट्स अ वे टू गो, बहुत आगे जाना है आपने। वो मेडल्स तो हमें दिखाइए जो आपने विन किया, जरा हमारे देखने वाले देख भी ले और थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा मेडल्स को। सर ये सेकंड वर्ल्ड अल्पाकुच चैंपियनशिप हुई थी बाकू अजरबैजान में, वहाँ पर मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया था 2019 में। क्या बात है। ये थर्ड IKD एशिया कराटे चैंपियनशिप में अभी जो ईरान में हुई वहाँ पर मैंने गोल्ड मेडल लिया और एक सिल्वर मेडल। क्या बात है, जबरदस्त अब्दुर्रहमान, बेहतरीन। तो नेक्स्ट जल्दी से हमें बता दें, नेक्स्ट कहाँ पे आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं? नेक्स्ट क्या प्लान्स है आपके अब्दुर्रहमान? इंशाल्लाह दिसंबर में 4th वर्ल्ड अल्पाकुच चैंपियनशिप में सेलेक्ट हुआ और अभी उसकी प्रैक्टिस भी। ये कहाँ पे हो रही है? ट्रेनिंग ये कहाँ पे हो रही है? ये तुर्की में हो रही। थैंक यू वेरी मच अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया, आप हमारा फख्र हैं और अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियां दें और आप इसी तरह से चैंपियनशिप्स में जाएं, मेडल्स जीत कर आएं और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अब्दुर्रहमान कायम खानी हमारे साथ मौजूद थे और ये बताना जरूरी है कि टंडूवाला यार से इनका ताल्लुक है, कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, उससे ये चैंपियन हमारा ऊपर आ रहा है। थैंक यू वेरी मच अब्दुर्रहमान, इट्स ग्रेट टॉकिंग टू यू ब्रदर। अब्दुर्रहमान से हमने आपकी मुलाकात करवाई, अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जिक्र करते हैं बल्कि आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट एक्सप्रेसो किताब, जिसमें आज वकार अहमद मलिक साहब जिक्र कर रहे हैं शहजाद अहमद की एक बहुत ही शानदार किताब है दिमाग की सूरत गरी। इसमें अदब है, इसमें तारीख है, इसमें साइंस है, क्या बात हो रही है आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो किताब। एक्सप्रेसो किताब में आज एक बहुत ही शानदार किताब पर बात करनी है। हम जब देखते हैं कि पाकिस्तान आज़ाद होता है और उसके बाद की जो निसफ सदी है वो अदीबों की सदी थी, वो दानिश्वरों की सदी थी, वो शायरों की सदी थी, किताब लिखी जा रही थी, किताब पढ़ी जा रही थी, किताब शाया हो रही थी। लेकिन अब के जो 20, 22, 23 साल गुजरे हैं ये कुछ अजीब जवाल का सा एक मंज़र पेश कर रहे हैं, क्योंकि आज जब हम इस पर्सपेक्टिव में यहाँ से मुड़कर उस निसफ सदी को देखते हैं तो बड़ी बड़ी कमाल नज़र आती है और उसमें बड़ा कमाल काम हुआ, ऐसा काम हुआ जो इंतहाई बेशकीमत था और अफसोस ये होता है कि उस पर गर्द पड़ती जा रही है। शहजाद अहमद साहब एक बहुत बड़ा नाम अदब के हवाले से, आपको मालूम है कि वो शायर थे, लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी जहद जो थी वो इल्म नफ्सियात थी और इल्म नफ्सियात में जो उन्होंने काम उर्दू में किया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। उसकी बहुत सारी जहतें हैं कि मैं उनकी जो तारीफ़ कर रहा हूँ उसकी बहुत सारी जहतें हैं, किस हवाले से उनका काम जो है वो मुमताज़ तरीन काम कहलाया जा सकता है। अब के तो आप देखते हैं कि मुख्तलिफ जो अच्छे काम हैं उनके तराजिम यानी अंग्रेज़ी से आप उर्दू में तर्जुमा कर लिया, किताब शाया हो गई। उस वक्त तख्लीकी काम हो रहा था, शहजाद अहमद साहब जैसे लोग नफ्सियात पर काम कर रहे थे। और आज जो किताब है शहजाद अहमद साहब की जिस पर बात करनी है उसका नाम है दिमाग की सूरत गरी। और जिस तरह कि आप समझ सकते हैं कि ये एक हयातियाती नफ्सियात से मुतल्लिका किताब है, लेकिन जिस अंदाज से ये लिखी गई है वो कमाल है। और फिर इसमें जो अदबी हवाले जगह जगह है, यानी इस एक किताब में आपको अदब भी मिलता है, आपको सोशल साइंस यानी नफ्सियात तो है ही है, साइंस मिलती है, क्योंकि इसका नाम है बिग बैंग से अब तक। इसका मतलब ये है कि इसमें केमिस्ट्री भी होगी, इसमें फिजिक्स भी होगी, इसमें बायोलॉजी भी होगी, लेकिन इसमें अदब भी है। मिसाल के तौर पर एक जगह पढ़ते हुए मैंने देखा कि मुझे नहीं मालूम था कि परवीन शाकिर जो हैं उनको हम शायरी के हवाले से जानते हैं, लेकिन कॉस्मोलॉजी में उनका इतना ज़्यादा दिलचस्पी थी। शहजाद अहमद साहब लिखते हैं कि परवीन शाकिर जब अमेरिका गई तो मेरे लिए 2 किताबें लेके आई, एक कॉल सैगन की थी कॉन्टैक्ट और दूसरी थी टुमारो मेकर्स, आई थिंक इस तरह का नाम था। और जो कॉल सैगन की कॉन्टैक्ट है आप जानते हैं कि बड़ी कमाल एक मूवी 97 में आई थी, उन्हीं की इस किताब पर बनी हुई कमाल फिल्म थी। सो
ये इस तरह की बहुत सारी मालूमात जो है वो अदबी हवाले से एडगर एलन पो से लेके अरस्तू से लेके हर तरह के हवाले इसमें आपको मिलते हैं। यानी आप यूँ देखिए कि ये कोई सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट नहीं है जिसने ये किताब लिखी है, वो एक अदीब है, वो एक दानिश्वर है। सो उस हवाले से देखा जाए तो ये इसका जो असलूब है वो बहुत सहल है। और इस असलूब में जो सबसे ख़ास बात है कि उन्होंने जो तरकीबात हैं या जो टर्मिनोलॉजी है उसका तर्जुमा नहीं किया, और ये उनका बहुत बड़ा एहसान है। इसकी वजह से आप रवानगी से पढ़ते चले जाते हैं, वगरना अगर आप स्पेशली ये क्योंकि सूरत गरी यानी दिमाग के स्ट्रक्चर से मुतल्लिक है, और अगर वो इस मामले में पढ़ जाते हैं कि वो इनका तर्जुमा करना शुरू कर देते उस टर्मिनोलॉजी का, तो फिर ये किताब शायद पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस किताब का आगाज़ जो है वो कार्ल सैगन के कॉस्मिक कैलेंडर से होता है। कॉस्मिक कैलेंडर एक ऐसी चीज़ है जो कि आपका शोबा कोई भी है, चाहे वो आपका शोबा केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, साइंस के अलावा कोई और है, अदब है, आप किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, कॉस्मिक कैलेंडर जो कार्ल सैगन का है वो आपके सामने ज़रूर होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि दुनिया भर में और पाकिस्तान में निसाब का हिस्सा होना चाहिए, ताकि जो कम से कम जो जिन तासुबात का हम शिकार होते हैं उनसे निकल सकें। और इसमें पहले पूरा एक साल है, एक साल यानी फ़र्ज़ किया गया था उस कॉस्मिक कैलेंडर में, तो बहुत ही खूबसूरती से उस पूरा एक साल है। और उसके बाद इंसान कैसे आया वो दिसंबर के हवाले से उस पूरे कैलेंडर की तारीखें। और वैसे बाय द वे आपको आए हुए भी एक हफ़्ता हुआ है कॉस्मिक कैलेंडर के हिसाब से। सो ये वहाँ कॉस्मिक कैलेंडर यानी कार्ल सैगन का जो है वहाँ से स्टार्ट होती है किताब, और उसके बाद डार्विन का नज़रिया इर्तिका जो कि बहुत ही ज़रूरी था इसमें बात करना, उसको बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छे तरीके से शहजाद अहमद साहब ने बताया है, और बहुत ही आम फहम, बहुत ही आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। फिर उसके बाद जहानत कैसे मापी जाती है, जहानत के हवाले से जो टेस्ट्स हैं उन पर बहुत खूबसूरत तरीके से बात की गई है। और फिर जहानत का दिमाग के साइज़ के साथ क्या ताल्लुक़ है, और फिर जो ब्रेन टू बॉडी रेशियो कैसे होती है। और इस पे पहली दफ़ा मुझे मालूम हुआ कि इस पर अरिस्टोटल यानी अरस्तू काम कर चुके थे, यानी वो जो ब्रेन का साइज़ है और जहानत के दरमियान में जो को रिलेशनिंग है इस पर अरस्तू ऑलरेडी काम कर चुके थे। मर्द व ख़वातीन यानी जेंडर के हवाले से जो दिमाग के अंदर जो डिफरेंसेस हैं उन पर बहुत तफसील से और कमाल हवाले से बात हुई है। दिमाग के हवाले से जो 3 बड़े नज़रियात हैं उस पर मुफस्सिल बातचीत हुई है। फिर जो लर्निंग का हमारा जो मामला है, या उसको कहे सीखने वाला दिमाग कहें, तो वो जो सीखने वाला दिमाग है उस पर बहुत ही खूबसूरत अंदाज से उन्होंने बात की है। फिर फ्यूचर के हवाले से कि अब तक का जो अगर इर्तिका हम सामने रखें और पूरा पैटर्न रखें कि दिमाग अब तक अगर यहाँ पहुँचा है तो मुस्तकबिल में इसका इर्तिका या दिमाग का जो मुस्तकबिल है वो क्या होगा। और फिर ज़हन इंसानी जो है उसकी जो हुदूद हैं, उसके जो इम्कानात हैं, यानी जो उसकी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि साइकोलॉजी ने आपको बताया कि कॉग्निटिव जो स्टेजेस हैं या अक्ल की जो मुख्तलिफ लेवल्स हैं, और उन लेवल्स को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए जब आप तालीम दे रहे होते हैं। तो बच्चे जो है वो मुख्तलिफ लेवल से गुजरते हैं। आपने ये देखना है कि अलजबरा में किस लेवल पे उनको मैंने पढ़ाना है, या एब्स्ट्रैक्शन या कोई भी ऐसी चीज़ है तो मैंने उनको किस सतह पे ये तालीम देनी है, उनकी एज क्या होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो हैं बहुत अच्छा साइकोलॉजी का काम है इस पर जो एजुकेशन के हवाले से है। और ज़हन इंसानी की जो हदूद व इम्कानात हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, और वो इस पर बहुत तफसील से बात हुई है। अदब और नफ्सियात का इसको हसीन तरीन इम्तिजाज कहा जा सकता है। और ये वो किताब है जिसके लिए आपका कोई बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी का या नफ्सियात का अगर बहुत गहरा पस मंज़र नहीं भी है तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है, क्योंकि ये एक अदीब की लिखी हुई एक बहुत ही चाशनी है, असलूब बहुत अच्छा है, आम फहम है, और दिमाग की सूरत गरी बिग बैंग से अब तक ये आप ज़रूर पढ़िएगा। देखते रहिए एक्सप्रेसो किताब। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। इस वीडियो को देख के आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, हम सुबह सुबह आपको डराने का कोई इरादा नहीं रखते, बट स्टिल जी हमारे पास आज हमारी मेहमान ऐसी मेहमान है जिन्होंने इस सारे हॉरर सीन के अंदर अपनी प्रेजेंस को मेक श्योर किया और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। कैसे किया, हम बात करें जी डिजिटल कंटेंट क्रिएटर मेमूना राशिद की। सोशल मीडिया पे बड़ा ज़बरदस्त कंटेंट बनाती हैं और अच्छी खासी इनकी फ़ैन फॉलोइंग भी है। लेकिन हाल ही में जी मेमूना को वार्नर ब्रदर ने एक्शन फिल्म जो है या हॉरर एक्शन के
पहले द नन इससे भरपूर जो फिल्म की स्क्रीनिंग है, प्री स्क्रीनिंग के लिए इनवाइट किया एंड शी वाज द ओनली पाकिस्तानी जो वहाँ पर इस प्री स्क्रीनिंग के लिए मौजूद थी और उन्होंने वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस किया, किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन की, किस तरह से इनको बुलाया गया इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप दो कि मेमूना के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हम सबके लिए, बिकॉज ऑब्वियसली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना इटसेल्फ एक बहुत प्राउड मोमेंट होता है किसी के लिए भी। तो मेमूना से बात करते हैं, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच मेमूना, वेलकम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? Alhamdulillah, I'm good. How are you? Good, Memuna, congratulations first of all. Thank you so much. Are you excited and were you nervous? Oh yes, I was super nervous because Warner Brothers, of course, Yeah. एक पूरी दुनिया में it's a world renowned entertainment company. बिल्कुल. So उन्होंने जब मुझे approach किया, of course I was extremely nervous, but also yet again like very excited at the same time. Absolutely, बहुत ज़्यादा. आप का जो कंटेंट है जी. उसमें आपको क्या लगता है, ऐसा क्या एलिमेंट है that actually made you to been through that particular बिल्कुल event? बिल्कुल. So इमरान, I feel कि कंटेंट क्रिएटर के लिए सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरी है कि उसकी ऑडियंस के साथ एक बड़ा रिलेशन ऑफ ट्रस्ट हो. So once you have a trustworthy relation with them, that does make you stand out. ठीक है. Absolutely. Secondly, अगर आप बहुत ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट जनरेट कर रहे हैं तो वो भी आपको लाइक ऑब्वियसली आपकी जो टारगेट ऑडियंस है उसमें काफ़ी इंगेजमेंट इंक्रीज करता है, जो कि ऑब्वियसली डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है ब्रांड अवेयरनेस पे एंड देन सेल्स एंड देन योर प्रोफेशनल वर्क एथिक. आई बिलीव ये 3 की रीजंस हैं which might have made me stand out and they selected me. Absolutely, I literally follow your content and you're making amazing content, Thank you Memuna, so I must say, और obviously you deserved it. अब जब ये अप्रोच किया गया, किस तरह से आपको अप्रोच किया गया और जब आप वहाँ पे गई क्या एक्सपीरियंस किया? ऑब्वियसली बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वहाँ पे इस तरह की चीज़ को एक्सपीरियंस करना, और एज यू सेड कि आपने पहले हमें बताया भी कि और भी मुख्तलिफ कंटेंट क्रिएटर्स वहाँ पे मौजूद थे. बिल्कुल. सो मतलब वहाँ पर लाइक क्रॉस द ग्लोब बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स को एंड अदर क्रिएटिव पर्सनालिटीज उनको इनवाइट किया हुआ था. सो पूरी दुनिया से फ्रॉम डिफरेंट सेट्स ऑफ बैकग्राउंड्स, लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स लोग इकट्ठे हुए थे. एवरीबडी वाज सुपर एक्साइटेड टू एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द प्री स्क्रीनिंग एंड देन उसके बाद फिर हमें उन्होंने डायरेक्ट किया था टू एक्सपीरियंस द कॉन्जरिंग वर्ल्ड टूर विच इटसेल्फ इज वेरी न्यू. अभी उन्होंने रिसेंटली उसको ऑफिशियली लॉन्च किया है. So I'm sure मलेशिया में तो people might be going crazy and अब इस चीज़ का एक buzz create होगा, like people across the globe they really want to see Disneyland. So likewise अब Conjuring World Tour is the next new thing और I'm sure like जब वहाँ पे गई थी तो हॉरर मूवीज की फैन हो वैसे या नहीं? बिल्कुल हूँ, काफी डरपोक भी हूँ लेकिन हॉरर मूवीज ऑफ कोर्स हम सबको एक्साइट करती हैं. एक्साइट एग्जैक्टली. अच्छा, एज अ कंटेंट क्रिएटर, क्योंकि अब तो हर शख्स के नीचे प्रोफाइल के नीचे लिखा होता है डिजिटल क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर. आप अपने आप को मुख्तलिफ दिखाने के लिए लोगों को या मुख्तलिफ करने के लिए, या ये हो कि मेरी पहचान हो, जैसे एक आर्टिस्ट है उसकी आवाज़ उसकी पहचान होती है, कंटेंट क्रिएटर ऐसा क्या करे? आई मीन एवरीबॉडी इज डूइंग द सेम थिंग, वी हैव दिस मशीन और हर कोई ये करे इस गैजेट के जरिए. ऐसा डिफरेंट क्या है? हाउ डू यू गेट दोज आइडियाज इसके जरिए आपका काम मुख्तलिफ हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल. आई फील हर इंसान का जो अपना कंपटीशन है ना वो उसके साथ ही होता है. ठीक है. आप रोज एवरी डे यू आर इम्प्रूविंग, ओके, देन व्हाट यू वर डूइंग बैक इन द डेज. आप हर दूसरे दिन एक नई चीज़ टेबल पर ला रहे हो. आपका वर्क स्टाइल बेहतर हो रहा है, आपकी जो कंटेंट की क्वालिटी है वो बेहतर हो रही है, आपकी ब्रांड्स के साथ जो रिलेशन है वो बेहतर हो रहा है. कंसिस्टेंसी is the key, I believe, and being dedicated to what you're doing. एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत से I feel content creators आए हैं और गए भी हैं. What makes them stay in the field is being consistent and being dedicated. Yeah. Consistency is the key, there's no doubt. लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि अक्सर हमारे यहाँ जो लोग काम कर रहे होते हैं ना उनको वो रिकग्निशन नहीं मिलता है, लेकिन जो ही उन पे बाहर का कोई भी ठप्पा लगता है ना, जैसे अब आपने वार्नर ब्रदर्स का एक इंपॉर्टेंट इवेंट अटेंड किया, तो इसका मतलब अच्छा लोगों ने कहा यार कुछ ना कुछ तो होगा इसके कंटेंट में, दे कॉल्ड है आप. तो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि हम पहले दुबई, इंडिया कहीं पे जाएं और उसके बाद अपना कंटेंट खुद रिकग्नाइज क्यों नहीं करते लोग या कंटेंट क्रिएटर्स को? या मैं गलत सोच रहा हूँ? I feel like entirely okay to a certain extent this might be true. But then again it is also a moment of pride for the people of Pakistan because by the end of the day even if a creator is being acknowledged globally,
is also representing Pakistan at the same time. indeed. So representation जो है वो तो कहीं पर खत्म होती नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान में आपको acknowledgement मिल रही है, वर्ल्ड वाइड मिल रही है, आप रिप्रेजेंट तो पाकिस्तान नहीं, को वो ही पूछ कर रहे रहे हैं हैं। कि लोगों को अपने बंदे की कदर तब आती है जब बाहर वाले उसकी कदर करते हाँ, हैं। जैसे हम बहुत सारे आर्टिस्ट की बात करते हैं कि हमारे यहाँ सिंगर्स हैं या कोई ऐसे एक्टर्स हैं जब वो इंडिया जाके काम करते हैं, कहीं हॉलीवुड में काम करते हैं, लाइक क्रेजी हो जाती है। फिर हमें लगता है कि बड़े आर्टिस्ट हैं। बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, दैट्स व्हाट वी आर It's a bit टॉकिंग अबाउट। unfortunate, but then again entirely like I won't say कि यही scenario है. हाँ, लेकिन But varies from yes, for person to people person, to yeah. actually acknowledge, you know, creators, it's about time that because it's a 24/7 job, it's a full-time profession. it is. It is a अच्छा, profession. ये मेरा आपने ये बहुत जो इम्पोर्टेंट stigma बात है ना, की इसके है। साथ। मेमुना, लोगों को लगता है कि कंटेंट बनाना बहुत इजी है, तैयार होके बैठ गए, कैमरे पे कुछ भी कर दिया। बिल्कुल। अब मैं खुद थोड़ा बहुत बनाती हूँ, बट बिल्कुल। आई नो यू गाइज आर डूइंग इट लाइक फुल टाइम जॉब। yeah. तो ये एक बहुत मुश्किल काम है। आप जो कंटेंट बनाती हो, प्लीज टेल पीपल दैट इट्स नॉट एन इजी जॉब टू डू। It's not. प्लीज रिकग्नाइज इट एज अ वर्क, और Yeah. इसके लिए आपको लोगों को इतना रिगार्ड और उतनी रिस्पेक्ट देनी मैं चाहिए। यही सोचती हूँ कि कुछ अब तो रील्स का ट्रेंड आ गया है, पहले 1 मिनट की इंस्टाग्राम की वीडियो होती थी, बट अब रील्स में 15 seconds, 20 seconds, 25 seconds and you are done. So उस 25 seconds की रील के You have to पीछे do everything. 3-4 घंटे की मेहनत होती है। उससे पहले आपको एग्जीक्यूशन प्लान लिखना होता है, आपको लाइटिंग सेटअप करना होता है, आपको फिर स्टेप बाय स्टेप अच्छा कंटेंट आपका थोड़ा वीडियो डिफरेंट के हो फर्स्ट, so it's not just 23 seconds, it's basically 23 steps that I have to capture in that one True video. that, true So that. काफी मेहनत होती उस है। 23 सेकंड में आपने किसी का करोड़ों का ब्रांड बेचना है और वो Exactly. क्रिस्प चाहिए। Exactly. That's the That's main very thing. important. And I was just अभी मैं रिसेंटली एक फिल्म के बारे में पढ़ रहा था कि 3 साल सिर्फ उसकी प्लानिंग हुई है, देन वो कैमरा के ऊपर आई एंड ऑल दैट। बिल्कुल। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने सोचा था कि मैं किसी कंटेंट क्रिएटर से पूछूंगा, कैसा लगता है जब आप लोग इतनी एफर्ट करते हैं, जो अच्छा कंटेंट बनाने वाले लोग हैं, और कोई टिकटॉक पे कंटेंट बनाने वाली लड़की या लड़का आता है और वो शी गेट्स मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स एंड व्यूअर्स, हालांकि उसका राइट है, मैं उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, लोगों की मर्जी है जिसको देखें, लेकिन क्या फील होता है कि यार मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मुझे 50,000 लोगों ने लाइक किया है, वो सिर्फ उधर से चल के इधर तक आई है, उसको 1.5 लाख लोगों ने लाइक किया, फील होता है कभी ऐसा? अंडरस्टैंड। सो इमरान, इसमें इट हैज अ लॉट टू डू विद योर टारगेट नीश, ठीक है? जो कुछ क्रिएटर्स ऐसे हैं, फॉर इंस्टेंस आपने टिकटॉक की बात की, सो टिकटॉक इज लाइक अ मास ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म, वहाँ पे masses होती हैं, whereas इंस्टाग्राम पे भी नो डाउट देयर आर masses, but then again जो क्रिएटर्स हैं उन्होंने अपनी टारगेट नीश रखी हुई है, सो दे डोंट गेट अफेक्टेड कि अगर किसी के ओवर टाइम एकदम से मिलियन फॉलोअर्स किसी की फेम से भी फील नहीं होता, नॉट एट ऑल, बिकॉज आपकी अपनी टारगेट नीश है, यू आर डूइंग वेल, एंड देन एज आई मेंशन्ड, for myself as an individual, I feel my competition is with myself. I should be improving every day. Absolutely. So that's what growth is all about. जबरदस्त। Yeah. मेमुना, इन द एंड ऑब्वियसली हम इस बड़े इवेंट्स को आप अटेंड करके आए हैं, तो आपका एक्सपीरियंस बड़ा मजेदार हुआ। अगर सबसे मजेदार चीज जो आपने वहाँ पे एक्सपीरियंस की इन लास्ट मिनट। बिल्कुल बिल्कुल। So the moment I entered the cinema, I had no clue कि वहाँ पर भी एक nuns का display होगा. So Okay. it was entirely dark, and as soon as I enter, and they're like nuns standing in a line and countless of them. Oh my God. तो मैं तो एक सेकंड के लिए it's just so dark once you enter the cinema, तो मैं बिल्कुल freak out हो गई थी कि अच्छा, I don't want to experience anything else after that. I'm not prepared. So yeah, it was amazing. one moment to remember. Thank you very much मेमुना, it was lovely talking And to one you. more thing, Yeah. you look good, आप इतना काम भी करी हैं, जी, जी। तो why not mainstream media, dramas, films, anything Are you like planning? that? I would continue to stick to Yeah, आप what I'm मुतमईन है doing social at media present. Yes. Lovely, lovely. Thank you Great very going. much. Good luck. बहुत Thank you अच्छा so लगा. much. We are so proud of you. Thank you बहुत so much. अच्छा आपका काम है, बहुत अच्छा कंटेंट बनाती हैं। मेमुना राशिद हमारे साथ मौजूद थी। इनका कंटेंट मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ। आई रियली लव हर। इनकी पर्सनालिटी, इनका कंटेंट बहुत अच्छा है, और जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान को रेंट किया है, दैट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि इतने बड़े लेवल पे जाना और पाकिस्तान के को रिप्रेजेंट करना, एंड शी इज द ओनली पाकिस्तानी। That's really great जी। आप उम्मीद करते हैं आपको गुफ्तगू अच्छी लगी होगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं। कीप वॉचिंग। ओके, वेलकम बैक। इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ अभी मौजूद हैं, जुड़े हुए हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत चूँकि आपके सामने लेकर आते हैं, इस वक्त आपको थोड़ा मालूम तो हो गया होगा इस वीडियो से कि हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। हम दुनिया के और पाकिस्तान के बेहतरीन कैंसर हॉस्पिटल के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा हॉस्पिटल बनाने का ख्याल आज से कुछ अरसा पहले, ऑलमोस्ट कह लें तकरीबन 30 साल बन जाए पहले इसको जनरेट किया गया आइडिया को, और फिर वो कैंसर हॉस्पिटल बना, जिसके बारे में दुनिया का ख्याल था कि ये नहीं बन सकता। शौकत खाना मेमोरियल कैंसर
हॉस्पिटल। और पिछले कुछ अरसे में हमने मुख्तलिफ एक सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स किए, आपको मालूम ही है कि किस तरह पाकिस्तान के अवाम के ताउन से और दुनिया भर में जो पाकिस्तानी हैं उनके ताउन से ये जो हॉस्पिटल है ये अपनी खिदमात न सिर्फ सर अंजाम दे रहा है बल्कि इसके नई जो ब्रांचेस है वो भी ओपन हो रही हैं। कैंसर के मरीजों के हवाले से पहला कैंसर हॉस्पिटल लाहौर में बना था इन 1994। इसकी तादाद में फिर दिन ब दिन इजाफा हुआ। दूसरा हॉस्पिटल बनाने का ख्याल आया, पेशावर में बना, 29 दिसंबर 2015 को पाए तकमील को पहुंचा। और अब माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह भी कहना चाहिए इस सिलसिले का जो तीसरा हॉस्पिटल है वो कराची में इंशाल्लाह बहुत जल्द सामने आ रहा है और तकरीबन तकमील के आखिरी मराइल में है। लाहौर और पेशावर के बाद कराची वाला हॉस्पिटल कहाँ तक पहुँचा है, इसको मजीद कितना ज़रूरत है, आप लोगों की कितनी ज़रूरत है, इसी पर हमने बात करनी है। और इसी हवाले से हमारे मेहमान भी आज के मौजूद हैं हमारे साथ। बिल्कुल, डॉक्टर फैसल सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शौकत खानम हॉस्पिटल। उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फैसल, अ वेरी गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली हम लाहौर के कैंसर हॉस्पिटल की बात करते हैं, पेशावर के हॉस्पिटल की बात करते हैं और कराची के भी हम काफ़ी अरसे से इस हवाले से शोज़ भी कर रहे हैं। अब बहुत बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है, हम ज़रूर चाहेंगे इस पर लेटेस्ट अपडेट्स या डेवलपमेंट क्या है, कहाँ तक पहुँचा है और कितना टाइम इस पर रिक्वायर्ड है, बताइए। कराची का जो कैंपस है वो ज़ेर तामीर है और उसका जो सिविल वर्क्स है ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो मुकम्मल हो चुका है और उसको मुकम्मल हुए हुए भी कुछ महीने गुजर चुके हैं। अब उसका फिनिशिंग का काम जारी है और आपको मालूम है कि अक्सर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में फिनिशिंग जो है उसमें कई दफ़ा काफ़ी टाइम लग जाता है। इसमें कुछ टाइम फालतू भी लगा है और वो इस वजह से कि गुज़िश्ता साल भर की, सवा साल 1.5 साल की जो थोड़ी इकनॉमिक अनसर्टनिटी थी, इंपोर्ट्स में मसाइल थे, डॉलर का एक्सचेंज रेट था, उसकी वजह से कुछ जो मटेरियल्स हैं फिनिशिंग के उनकी सप्लाई में थोड़ा सा जिसे कहते हैं रुकावट आई। तो खैर वो अब हल हो गई है लेकिन थोड़ा उसको इसे डिले हो गया है। तो बट बहरहाल काम जारी है और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि अगले साल 2024 में इनकाद हो जाएगा। आप अपनी ड्यू डेट के ऊपर हैं या ड्यू डेट हमारी ओरिजिनल इंटेंशन जो थी इस साल के आखिर में था, लेकिन आई थिंक इन तमाम वजूहात की वजह से हमें लगता ही है कि ये बात अगले साल तक, कितना फर्क पड़ जाएगा तकरीबन टुवर्ड्स द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर जो है इंशाल्लाह खुल जाना चाहिए। और इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी हम अगर बात करें, वैसे तो इससे पहले जब डॉक्टर आसिम आए थे उनसे भी हमने बात की थी, लेकिन बहुत सारे लोग जाहिर बात है नए भी देखने वाले हैं, तो कितना बड़ा है ये वाला हॉस्पिटल कराची का एज कम्पेयर टू लाहौर एंड पेशावर? सिग्निफिकेंटली बड़ा है जी। 2-3 तरीके से इसको मेजर कर सकते हैं। अगर आप स्क्वायर फुटेज में देखें तो ये 2 गुना बड़ा है, दुगना है। सो लाहौर का 500,000 स्क्वायर फुट है और पेशावर का भी 500,000 स्क्वायर फुट है, तो ये 1 मिलियन स्क्वायर फुट है, 10 लाख स्क्वायर फुट। तो अगर आप स्क्वायर फुटेज के हिसाब से जो प्लान्ड फाइनल शेप इसकी है वो डबल है। इसमें 300 से ज़्यादा 300-350 के करीब इनपेशेंट बेड्स हैं। दीगर जो फैसिलिटीज़ हैं, चाहे रेडिएशन की हैं, चाहे सर्जरी की हैं, कीमोथेरेपी की हैं, तकरीबन हर फैसिलिटी को अगर आप लाहौर या पेशावर को लें तो उसको आप 2 गुना से मल्टीप्लाई करें तो इट विल बी अ फेयरली इम्पॉर्टेंट एडिशन टू द शौकत खानम सिस्टम। और आप पूछेंगे कि कराची में फिर बड़ा क्यों, तो उसकी ऑब्वियस वजह कराची बड़ा शहर है, अंदरून सिंध को ड्रेन करता है, बलोचिस्तान को करता है, कुछ हिस्से जुनूबी पंजाब के भी वहाँ जाते हैं, तो इसलिए रिक्वायरमेंट्स जो हैं कराची की वो ज़्यादा हैं और इसको बनाया इस हिसाब से है कि अगले 50-100 साल इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता उन ज़रूरियात को पूरा कर सकेगी। ठीक है। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि बहुत बड़ा है, लेकिन हम ज़रूर चाहेंगे कि कितने मरीज़ों का ऑब्वियसली एक एस्टिमेट होगा, यहाँ पे उनको केटर किया जा सकेगा। फिर फैसिलिटीज़ को लेके, मशीनरी को लेके ऑलरेडी लाहौर और पेशावर में ऑपरेट कर रहे हैं ये हॉस्पिटल्स, तो कितनी बेहतर टेक्नोलॉजी या इक्विपमेंट यहाँ पे मौजूद होगा, कितने मरीज़ों को केटर कर पाएगा? अच्छा, कैंसर में जो एक मीट्रिक है ना, जो एक मेजर है जिसको यूज़ करना या इसके बारे में सोचना इंपॉर्टेंट है, वही कि हर साल तकरीबन नए कितने मरीज आप ले सकते हैं, क्योंकि मरीज आता है फिर उसकी कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन, कॉम्प्लिकेशंस अगर हो जाए खुदा न खास्ता, उसकी केयर, फिर फॉलो अप, ये सारी चीज़ें आपने जहन में रखनी। तो मेरा ख्याल ये है कि तकरीबन 10,000 से ज़्यादा इंशाल्लाह फुल कैपेसिटी पे 10,000 पर ईयर कैंसर पेशेंट्स ये अकोमोडेट कर पाएगा जब फुली कंस्ट्रक्ट हो जाएगा और फुली फंक्शनल हो जाएगा। ठीक है। इसमें कैपेसिटी में एक बात मेंशन करता चलो, वो आजकल के हवाले से और भी ज़्यादा अहम है, वो ये है कि देखिए, एक तो फिजिकल स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग आपने बना दी, पैसे हैं तो आप बना लेंगे, सामान है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, पैसे होंगे तो आप खरीद के लगा देंगे। जो सबसे मुश्किल पोर्शन है कैपेसिटी क्रिएट करने का वो लोग हैं, ट्रेन्ड स्टाफ है, डॉक्टर्स, नर्सेज, जी, डॉक्टर्स, नर्सेज, टेक्निकल स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ, IT का स्टाफ, मैनेजरियल स्टाफ, ये वो तमाम चीज़ें हैं
जिसमें जो कहते रिजाल होता है ना, ये वो हम फिर फेस करते हैं। और एक ब्रांड को मुनफरिद भी बनाते हैं। जी, मुनफरिद भी बनाते हैं और उन्हीं की वजह से ब्रांड आला मेयार दे सकता है। बिल्डिंग्स की वजह से तो नहीं देता ना, लोगों की वजह से देता है। और अगर आपको मुश्किल हो लोगों को हायर करने में, रिटेन करने में, जो प्रेजेंट कुछ अनसर्टनिटी है उसकी वजह से भी लोग दीगर ममालिक में जाने का सोचते हैं, तो फिर जो हाईली ट्रेंड और हाईली क्वालिफाइड स्टाफ है उसको अट्रैक्ट और रिटेन करना एक चैलेंज बन जाता है। बहरहाल हम आपको बार अप करना पड़ती है, बार भी अप करना पड़ती है, उनके लिए जो वर्क एनवायरनमेंट है फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी है। देखें सैलरीज वगैरह किसी हद तक ही आप अट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि आप एक वेस्टर्न सैलरी को मैच नहीं कर सकते। तो लोग जब आना चाहें और ऐसी जगह आना चाहें जहां वो अपने आप को प्रोडक्टिव महसूस करें, सेफ महसूस करें और उनको महसूस हो कि ये वो जगह है जहां वो अपने वर्कप्लेस एनवायरनमेंट फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब यंग कंसल्टेंट पे हायर करते हैं जो बाहर से आ रहा है, अमेरिका से, इंग्लैंड से, कहीं से, तो आप उसको वो अगला सवाल आपसे पूछता है कि मैं 2 बच्चे गोद में उठा के ला रहा हूँ, तो What is my job security? And what happens to these children? कहाँ पढ़ाऊंगा, क्या करेंगे, कैसे ग्रो करेंगे, बाकी भी सब पूरा। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती। तो उस हवाले से ये एक हमेशा अपहिल टास्क होता है अच्छे लोग इकट्ठे करना। फिर हम इंटरनली हमारे अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, लेकिन देखिए जो लोग हाईली क्वालिफाइड हो जाएं, हाईली स्किल्ड हो जाएं, तो वो फिर ग्लोबली हायरेबल भी तो हो जाता है, रिकग्निशन हो जाता है। और अब तो दुनिया ग्लोबल विलेज है। एक वक्त था जब लगता था बाहर जाना, अब तो लाइक इट्स देखें रूटीन। इसमें लोगों को कहता है, लोग कहते हैं जी पासपोर्ट, मसला पासपोर्ट नहीं होता, आपकी स्किल होता है, स्किल होता है, आप काबिल हैं, आप काम जानते हैं, दुनिया जो करेंगे बिल्कुल। व्हाट इज QOPI सर्टिफिकेट? आई जस्ट रीडिंग अ ट्वीट जिसमें आपने कहा कि वी आर द फर्स्ट इन साउथ एशिया एंड 6th इन द वर्ल्ड जो शौकत खान को मिला है, तो बड़ी अचीवमेंट है, बट थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, इसमें थोड़ी सी तनाजुर में चले जाते हैं। हमने, आपने सुना होगा, हमने जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल जो है उसकी सर्टिफिकेशन ली। वो एक ऐसा इदारा है जो दुनिया भर में हॉस्पिटल्स को सर्टिफाई करता है टू अ सर्टेन स्टैंडर्ड। उसकी सर्टिफिकेशन पहले लाहौर की हुई, फिर पेशावर की हुई, फिर पिछले साल हमने वो सारी एंटरप्राइज वाइड भी कर ली। अच्छा, वो है जनरली हॉस्पिटल्स के लिए, हर किस्म के अस्पतालों के लिए। लेकिन हमें एक ये ख्वाहिश भी थी और हमारे बोर्ड की खुसूसन ख्वाहिश थी कि हम ऑन्कोलॉजी स्पेसिफिक कोई सर्टिफिकेशन हासिल करें। ओके। तो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी, अमेरिका की जो प्रीमियर ऑन्कोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके तहत ये एक प्रोग्राम चलता है क्वालिटी सर्टिफिकेशन का, जो स्पेसिफिक है फॉर कैंसर ऑन्कोलॉजी प्रैक्टिसेस। तो उनके वो मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स हैं, उसको आके वो मेजर करते हैं, देखते हैं। तो हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमने बहुत सारी एफर्ट जो जॉइंट कमीशन के लिए कर रखी थी वो यहाँ भी काम आई। और फिर यहाँ कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जो खुसूसन एप्लीकेबल हैं कैंसर के हवाले से, वो उन्होंने ज़्यादा बारीक बीनी से देखी। तो इसके मुताबिक फिर वो सर्वे हुआ। इसमें जो अच्छी चीज़ थी वो ये कि मैं आपको बताऊं कि हमारे उस सर्वे के स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, तो एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर, नंबर से ऊपर अपने स्कोर करना होता है, फिर आप पास हो जाते हैं। ठीक है। फॉर्चुनेटली, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग इसमें जो हमारा सर्वे हुआ एक भी मार्क नहीं कर। ब्रिलियंट। मैं खुश इस बात पे हो रहा था कि हमारी कोई यूनिवर्सिटी तो टॉप 10 टॉप 6 में नहीं है दुनिया में, लेकिन हमारा हॉस्पिटल जरूर है, दैट इज शौकत खान मेमोरियल हॉस्पिटल। इन द एंड डॉक्टर साहब, चूंकि पाकिस्तानी कौम बड़ा फिलैंथ्रोपी में बड़ा बिलीव करती है और ऑब्वियसली लाहौर और पेशावर का जो हॉस्पिटल है बड़ा लोगों ने सपोर्ट किया है। ऑब्वियसली कराची के हॉस्पिटल के लिए भी आपको सपोर्ट रिक्वायर्ड होगी। हम ज़रूर चाहेंगे आप हमारे प्लेटफॉर्म से लोगों को कुछ भी कहना चाहें इस हवाले से। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, कराची का अस्पताल जो है आपका अस्पताल है, और जैसे ये सारा प्रोजेक्ट जो है पाकिस्तानियों का है, आपने बनाया, आपने चलाया, आपकी डोनेशंस की वजह से चला, और ये आइंदा चलेगा तो भी इसी वजह से होगा। खुसूसन कराची के हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि ये 30 अरब रुपए का टोटल प्रोजेक्ट है, जिसमें कुछ पैसे लग चुके हैं, कुछ जैसे मैंने अर्ज़ की कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, लेकिन कुछ काम बाकी है। इसकी ज़िम्मेदारी हम सब ने उठानी है, लेकिन शायद अगर सबसे ज़्यादा कोई शहर महसूस करे ज़िम्मेदारी को, या उसके शहरी महसूस करें ज़िम्मेदारी को, तो वो हमारे जो कराची के शहरी हैं वो होंगे। मैं खुद भी कराची से ये मेरी थोड़ी सी ओनरशिप में कराची की हमेशा इसलिए लेता हूँ, मैं कहता हूँ मैं पैदा कराची में हुआ था, तो मेरी एक क्लेम है वहाँ का। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि कराची ऐसा शहर है जो सेल्फ रिलायंस में और फिलैंथ्रोपी में सारे मुल्क में बहुत मुनफरिद हैसियत रखता है। सबसे पहले मेरे ख्याल ऑर्गेनाइज फिलैंथ्रोपी शुरू ही कराची से। तो आपसे अपील है कि इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कीजिए। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस, थैंक यू वेरी मच। आप तशरीफ लाए और आपने हमें कुछ इस हवाले से जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन थी वो दी। ज़रूर डोनेट करें जी, यही है जो यकीनी तौर पे मौजूदा दौर में गरीब लोगों के और आखिरत में हमारे और आपके काम आ सकते हैं। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। कीप वॉचिंग एक्सप्रेसो।
नाजरीन, अब आपको हम इजाज़त देते हैं कि आप जाइए। नॉर्मली लोग कहते हैं इजाज़त चाहते हैं। सेगमेंट है हमारा तड़के तड़के, और आज सिकंदर भट्ट साहब इसमें बता रहे हैं कि जो मुस्तकबिल के हमारे वतन है वो वतन को खैराबाद क्यों कह रहे हैं, ये मायूसी क्यों फैल रही है, इस पर बात होगी। हमारी आपसे मुलाकात कल होगी। अपना ख्याल रखिए और सेगमेंट देखिए। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस और तड़के तड़के के साथ मैं हूं सिकंदर भट्ट, और सुबह तड़के तड़के सूरत हाल कुछ यूँ है कि पाकिस्तान से माइग्रेट करने वालों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। आदाद शुमार के मुताबिक पिछले 7 माह यानी जनवरी 2023 से लेकर जुलाई 2023 तक पाकिस्तान से माइग्रेट कर जाने वालों की तादाद 4,50,110 तक पहुंच चुकी है। तो आइए लोगों से बात करते हैं कि पाकिस्तान छोड़ के जाने की क्या वजूहात हैं। मेरे साथ रहिएगा। वैसे लोग आजकल बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को छोड़ के इमिग्रेट हो रहे हैं। ठीक है, उनका हक है, बेहतर है। उधर की और जॉब इधर से ज़्यादा कमा सकती है तो फिर उनके लिए तो वो बेहतर है ना। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि लेबर उस मुल्क में भी जाके करनी ही पड़ती है, लेकिन लेबर की रिवॉर्ड अच्छी है। 5 लाख रुपए एक पेट्रोल डालने वाले को मिलता है, तो इससे ज़्यादा बेहतर क्या है। ये जो रविश चली हुई है पाकिस्तान छोड़ के जाने की, लोग धड़ाधड़ पासपोर्ट बनवा रहे हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में जो हालात फिलहाल चल रहे हैं वो यही है कि हर बंदा कोशिश कर रहा है कि यार मैं इस महंगाई की वजह से ना मैं भाग दूँ भाई, क्योंकि बाहर जो है वो आपको पता है कि यार इंसान की जो है ना वो कदर भी है, ठीक है, उसको उसकी जो है मजदूरी का वो सिला भी मिल जाता है, रिवॉर्ड अच्छा है मेहनत के अगेंस्ट। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे वो पिस्ता ज़्यादा है और मजदूरी कम मिलती है। पिस्ता ज़्यादा है, बादाम कम है। पाकिस्तान से इमिग्रेशन लेकर वीज़ा लेने के 3 तरीके हैं। एक है स्टडी वीज़ा, सेकंड है प्रोफेशनल वीज़ा, और तीसरा है असाइलम, जैसे पॉलिटिकल असाइलम। वैसे आजकल पाकिस्तान में पॉलिटिकल के साथ साथ मेडिकल असाइलम भी अप्लाई किया जाता है। क्या आप भी नहीं पाकिस्तानियों में शामिल हैं जो पाकिस्तान से बाहर जाने की कोशिश जाने बनता है वैसे तो। क्या वजह होगी, क्यों फ्यूचर पाकिस्तान में महफूज क्यों नहीं लग रहा? महफूज किसी को भी नहीं नज़र आ रहा, मुझे खुद नहीं नज़र आ रहा। मुझे अगर आप ऑप्शन दे देना कि यार अपने आप प्रॉपर्टी वगैरह सेल करके तो आप बाहर के मुल्क चले जाएं, तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मतलब कि मैं अपने लिए नहीं भागना चाह रहा यहाँ से, मैं अपनी औलाद के लिए चाह रहा हूँ कि कल को उनका मुस्तकबिल अच्छा हो। आप भी अगर कोशिश करते हैं ना, तो आपकी एक एज होगी है, मेरी भी एज है, हम शायद हम उम्र हो, तो हमारी जो है ना हमने गुजार ली है, लेकिन हमें जो आगे अपने बच्चों का हम मुस्तकबिल हर बाप जाता है बनाना, लेकिन मुझे नहीं नज़र आ रहा मेरे बच्चों का मुस्तकबिल बनता है यहाँ पर। पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हो यार, ये इतना देसी नजर आने वाला बंदा परदेसी होने पे फिर रहा है। सर इधर कारोबार ही नहीं है, ठीक है, महंगाई इतनी है, क्या करें। मजदूर बंदा फिसदा पे हुए आप हुक्मरान उच्चियां बनियां से जा रहे हैं, तो वहाँ के छोटा हैगा वो फिसदा पे। आप क्या करते हो? मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ। तो क्या पाकिस्तान में आपको मौका नहीं मिल रहा कमाने का? सर इधर काम ही नहीं है। देखो मौके तो सबके लिए होते हैं, आप भी पैसा कमा लें, आप क्यों नहीं कमा सके? फिर चोरियाँ गेटियाँ शुरू कर देने हैं। लेकिन इनका मानना है कि पाकिस्तान में पैसा कमाने का एक ही तरीका है, और वो है चोरियाँ डकैतियाँ। इसमें कसूरवार वैसे ये भी नहीं है, जो हैं उन तक ये बात पहुँच गई होगी। मेरी जॉब प्लान आईटी की फील्ड में है, मेरा माइंड भी आईटी की फील्ड में है, तो जो आईटी की फील्ड और जो प्लेटफॉर्म्स वगैरह साइबर वगैरह ये करने के बाद जो हमारी यूथ डिज़र्व करती है ना, वो पाकिस्तान में बेसिकली अवेलेबल ही नहीं है, और वो प्लेटफॉर्म यहाँ पे यूथ को नहीं दिए जा रहे। मतलब और यही मेन रीज़न है जिसकी वजह से हमारी पाकिस्तान की सारी यूथ बाहर जाके अपना फ्यूचर सिक्योर कर रही है। आमतौर पे आजकल पाकिस्तान में पाकिस्तानी माइग्रेशन लेके पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं, इसकी क्या बड़ी वजह है? इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि पाकिस्तान में जिस कदर महंगाई, करप्शन, लूट मार, ये सब कुछ आपने देख लिया होगा, हम भी टीवी पे देखते हैं कि जो यहाँ पे गवर्नमेंट आती है वो सब लूट कर यहाँ से भाग जाते हैं, और यही सुनने में आता है कि अरबों डॉलर, अरबों रुपया लेके पाकिस्तान से फरार हो गए, और पाकिस्तान को की मैशियत तबाह, उसके यहाँ के गरीब लोग, उनका कोई जीने का कोई माहौल नहीं है, एक एक रोटी के लिए तरस रहा है। और सफ़ेद पोस्ट समझ लो कि मर चुके हैं वो, उनके बिल, बिजली के बिल, गैस के बिल, और इस तरह की और बड़ी महंगाई है। आटा, चीनी, घी, पेट्रोल, हर चीज़ ही पाकिस्तान में महंगी है, जिसकी वजह से लोग यहाँ से अब दूसरे मुल्कों के लिए जाना
शुरू हो गए हैं और बहुत से लोग ये छोड़ चुके हैं पाकिस्तान। इनका कहना है कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी, महंगाई और करियर बनाने की अपॉर्चुनिटीज़ कम होने के बायस लोगों का रुझान पाकिस्तान को छोड़कर दूसरे ममालिक में जाने की तरफ तेज़ हो रहा है। ये था आज का तड़के तड़के। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।